Hello, everybody, and welcome to the new series of Easy Economics. In this series, we'll discuss about some questions of economy which will be important, जो आपके upcoming exams के लिए बहुत important है. तो चलो यार, अपने मन को इतना उदास क्यों कर रहे हो? एकदम मतलब मन लगा के पढ़ो. और कितने एक्सक्यूजेस दोगे अपने आप को कि नहीं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये आएगा, वो भी कर लूंगा. क्या पता यार, एक्सक्यूजेस मत दो यार. मतलब सोचो मत, ज्यादा सोचो मत. ठीक है, इमीडिएट ऐसा एक्सक्यूज मतलब इमीडिएट नहीं सोचेंगे, कभी सोच लेंगे. नहीं 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 नहीं, मन लगा के पढ़ना है. ठीक है. द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डेराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? पहला सवाल, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? बात को सुनना. इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ओइकोनोमिया वर्ड से आया हुआ है. पहली बात देख लो, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ओइकोनोमिया से आया. ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है. क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड. ठीक है. ओइकोनोमिया का मतलब क्या है? ओइकोनोमी का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ठीक है. तो फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट जैसे देखो, एक घर में भी डिमांड्स कई सारे होते हैं और तुम्हें सप्लाई करना पड़ता है विद लिमिट, विद ए वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस. तो यही चीज़ सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करके हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं. ठीक है. और इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स को. ठीक है. तो चलो यार, बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हु रॉट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस? ये जो बुक है, ये बुक फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, समझ ही गए होंगे, एडम स्मिथ. किसने लिखा था? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. नॉर्मली एडम स्मिथ फोकस ज्यादा से ज्यादा फोकस करते थे वेल्थ के ऊपर. वो ये बोलते थे कि यार वेल्थ ही सब कुछ है. ठीक है. फोकस ऑन वेल्थ, वेल्थ, वेल्थ. और वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तुम्हारे काम से. काम करो. ठीक है. काम करो और उसी से तुम्हारा जो रिसोर्स है तुम पैसा इनकम कर सकते हो. बात समझ में आया? चलो बात करते हैं नेक्स्ट. हु रॉट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये बुक एल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है. ऑप्शन ए. यहाँ पे सिर्फ मार्शल लिखा हुआ है, बट इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी गुड का, ठीक है, कोई भी चीज का वैल्यू या फिर प्राइस जो है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर. एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बाजार में ऑनियन है ही नहीं. तो जब ऑनियन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो प्याज का जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा. अब मानो ये एक सिचुएशन है, अगर मान लेते हैं कि बाजार में प्याज ही प्याज है, ऑनियन ही ऑनियन, तो इससे क्या होगा? इससे जो ऑनियन का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा. बात समझ में आया? तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था एल्फ्रेड मार्शल अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बुक में. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हु रॉट एन एसे इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस? ये लियोनेल रॉबिन्स ने लिखा था. अब लियोनेल रॉबिन्स, देखना ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल रॉबिन्स. ठीक है, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं. तो लियोनेल रॉबिन्स ने इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया था. वो ये था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एंड्स एंड द स्केर्स मीन्स ऑफ व्हिच हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. देखो बात सुनना, समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ. इकोनॉमिक्स जो है अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स, ओके, वो ये कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है. इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है. ठीक है. जो इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है. ओके. जो स्टडी ये करता है ह्यूमन बिहेवियर को, लेकिन किसके किसके साथ? ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन हुम? बिटवीन द वांट्स. बिटवीन द वांट्स. क्योंकि वांट्स हमारा क्या है? अनलिमिटेड है, बहुत सारा. हमें ये करना है, वो करना है, हमें आईफोन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए. ठीक है. एंड द स्कैर्स. स्कैर्स माने द रिसोर्सेस आर लिमिटेड. ऑफ कोर्स पैसा जो तुम करते हो वो भी तो काम है. समझ रहे हो? एक कोई भी देश सब कुछ नहीं कर सकता ना. तो अपने अनलिमिटेड वांट और तुम्हारा जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है,
उन दोनों के बीच में तुम कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, तुम्हारा यही रिलेशनशिप, यही ह्यूमन बिहेवियर, उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसी को इकोनॉमिक्स का साइंस कहा जाता है। ये लियोनल रॉबिन्स ने बोला था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। आराम से सुनना, जब भी बात होगा मिक्स्ड इकोनॉमी का, किसका, मिक्स्ड इकोनॉमी का, तुमको ध्यान से ये सोचना है मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब मानो बाजार, एक जगह में कितना लोग कमा रहा है, ठीक है, एक सिस्टम। इन मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ भी साथ रहता है। कौन, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट माने प्राइवेट कंपनीज, और जैसे तुम मानो मानो तुम एक एरिया में रहते हो, उस एरिया में तुम देखते हो कि एक प्राइवेट स्कूल होता है, ठीक है। अब मानो कोई भी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल है, उसी हिसाब से उसी एरिया में तुमको एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल भी मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोला जाता है, जिसपे सबका हक होता है, ठीक है, पब्लिक का बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है वो हमारे टैक्स के पैसों से डेवलपमेंट करता है, राइट। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट का जितना भी चीज़ें है उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, फिर पब्लिक चीज़ें बोलते, मतलब पब्लिक ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ बोथ एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जाम्पल दूँ, रेलवे। अब देखो रेलवे जो है वो पूरा पूरा के पूरा पब्लिक है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ जो है जो प्राइवेट टेंडर से होता है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स देख लो, एजुकेशन सेक्टर देख लो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, हाँ मैंने लिख दिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज ए सिस्टम दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी माने प्राइवेट इकोनॉमी, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी कंपनी खोल सकता है, कोई भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। एंड कमान इकोनॉमी, कमान इकोनॉमी माने एन इकोनॉमी जहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठा रहता है और वो सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी, देखो एक बात समझ लो, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिमांड पे चलता है वही मिलेगा, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है कि सिर्फ पैसा कमाओ, और कमान इकोनॉमी ये कहता है कि वेलफेयर हो, सबको सब कुछ मिले, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। लेकिन देखो दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट और कमान इकोनॉमी का जो मिक्स है वो भी रहना चाहिए, वो एक अच्छा सोल्यूशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि व्हेन अमर्त्य सेन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन इज वन ऑफ द लेजेंड इन इकोनॉमिक्स। उनको नोबेल प्राइज उनको नोबेल प्राइज मिला है 1998 में, ठीक है, 1998 में। उसके ठीक एक साल बाद उसको भारत रत्न मिला है। उनको अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिला, नोबेल प्राइज, ठीक है। फिर अमर्त्य सेन को 1999 में, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1999, यस 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 1999, तब उनको भारत रत्न मिला। और भारत रत्न क्या है बताओ ज़रा। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, याद रहे, ठीक है। वो उनको मिला था 1999 को। देखो यार मैंने कुछ दिया हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हो, ये एक वीडियो क्लिप था। 1998 में इकोनॉमिक लॉरियर अमर्त्य सेन रिसीविंग हिज प्राइज मेडल डिप्लोमा ड्यूरिंग द नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी इन एट द कॉन्सर्ट हॉल इन स्वीडन 10 दिसंबर 1998, ठीक है। अमर्त्य सेन born November 3, 1933, Shantiniketan, India. Indian economist who was awarded 1998 Nobel Prize in Economic Sciences for his contribution to welfare economics and the social choice theory, for his interest in the problems of societies and the poorest members. तो देखो यार उन्होंने ये कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था, आप लोग लिख सकते हो कैपेबिलिटी अप्रोच, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कैपेबिलिटी एक्चुअली जो थ्योरी है वो ये बात करता है कि लाइक कैसे चीज़ों को अपने को लाइफ को मतलब क्वालिटी लाइफ को बहुत क्वालिटी वाला वो कर सकते हो। चलो आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट पे से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन इज नोन एज। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। लास्ट अगर आप इजी इकोनॉमिक्स सीरीज लेक्चर 1 को आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने नेशनल पर कैपिटा इनकम का बात पढ़ाया था। देखो पर कैपिटा इनकम में मैंने क्या बोला था कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है,
पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि किसी भी एक एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक इंसान का, एवरेज इंसान का अर्निंग कितना है। ठीक है, मानो एक एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक इंसान का एवरेज मतलब औसता वो कितना कमाता है। ठीक है, ये है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमीज। तो ये बात तो सुनना मेरी बात। देखो, अब जैसे एक इंसान होता है जो गांव में रहता है और एक इंसान होता है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, देखो बात करते हैं। ये मानो इसका नाम है सपोज रामू, और ये रहा भोलू। ठीक है ना, सपोज रामू स्टेज इन रूरल, गांव में रहता है, और जो भोलू है मानो वो टाउन पे रहता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो रामू है वो 2400 कैलोरी एस्टिमेट कैलोरी लेता है। ठीक है, रूरल इकोनॉमिक्स के मुताबिक। देखो, अब मैं देख सकता हूँ एक चीज़ लिखा, मैंने एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 एंड 2100 कैलोरीज फॉर एन एडल्ट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। बात समझना, रूरल एंड अर्बन एरियाज। कैलोरी क्या होता है? खाने का इनटेक। ठीक है, कैलोरी कैलोरी क्या होता है? खाने का इनटेक जो तुम ले रहे हो अपने बॉडी में, कैलोरीज। ठीक है, और रूरल्स के याद रखना कि जो रूरल के होता है, रूरल के लिए कैलोरी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यह है उत्तर प्रदेश। अरे सॉरी, ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब देखो, लेस पॉपुलर स्टेट मतलब जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वह है सिक्किम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लिख लेना, लेस पॉपुलर स्टेट। ठीक है, लेस पॉपुलर स्टेट वो है सिक्किम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, एक बात समझना, जब भी मैं बोलूंगा कि डेंसली पॉपुलेटेड, इसका मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे घिची मिची ऐसा वाला। ठीक है, वैसे मानो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसलिए बोलते हैं मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। लेस डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है कि मानो 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कम लोग रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेस डेंसली पॉपुलेटेड। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लिख लेना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज बिहार। ओके, इट इज बिहार, जिसका जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हाईली डेंस्ड है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द हाँ, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये याद रखना ये। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये चीज आसाम के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लागू किया गया है कि आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब मैंने क्या बोला? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एरिया, बहुत 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो लेस पॉपुलेशन डेंसिटी बोला गया है। मतलब दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट? दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट? दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे कमेंट, अगर तुम्हें पता है तो ज़रूर मुझे एक बात बताओ कि इसमें एक बात तुम लोग को बोलना भूल रहा हूँ मैं, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे जो बिहार है, बिहार मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही, और ऊपर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिहार इज़ द थर्ड पॉपुलर स्टेट। मुझे अब याद आया, मैं सोचा कि आप लोग को बोल दूँ। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बिहार इज़ अ थर्ड पॉपुलर स्टेट। पॉपुलर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आसाम में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है दिमा हसाओ। क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ?
बात करते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। देखो सुनना मेरी बात, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, सुनना। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि नंबर, देखो पहली बात, रेशियो, रेशियो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा डिवाइड वाला, है ना। इसको मतलब क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, सुनना अच्छे से सुनना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मानो एक सोसाइटी में, एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सोसाइटी में एक मेल के लिए, सॉरी, ध्यान से सुनना, जब भी मैं बात करूंगा सेक्स रेशियो का, ठीक है, तब तुमको क्या समझना है, तुमको ये समझना है, मान लेते हैं कि एक सोसाइटी में, किसी भी एक सोसाइटी में मेल और फीमेल का जो नंबर है, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम बोलोगे द सेक्स रेशियो ऑन दैट एरिया इज 1:1, मतलब एक फीमेल के लिए एक मेल है, ठीक है। और या फिर तुम बोलोगे कि 1000:1000, क्या बोलोगे तुम कि 1000:1000, मतलब 1000 फीमेल्स के लिए 1000 मेल है, ठीक है। तो क्या मैंने क्या बोला, एक्चुअली सेक्स रेशियो का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि लिख लो अगर तुम्हें चाहिए तो, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, इन ए गिवन पॉपुलेशन। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। तो देखो बात करते हैं कि द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, इट इज हरियाणा, इट इज हरियाणा। हाईएस्ट कहाँ पे है, केरला पे है, ठीक है। वहाँ पे 1084 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में, बार बार बोल रहा हूँ, 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, ठीक है। हरियाणा में कम है, मतलब हरियाणा में लड़की की मात्रा कम है एज कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है। बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच टाइप ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट हैज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर एज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एज जीरो। बात समझना, अगर मैं इजीली बहुत समझाऊँ, अगर ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तुम ये समझ लेना कि एक इंसान से, ठीक है, कितना प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रहा है। तो क्वेश्चन तुम्हें ये क्या कह रहा है कि ये इस 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के अनएम्प्लॉयमेंट में जो प्रोडक्टिविटी होता है वो वर्कर का 0 होता है। तो वो होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? सुना मेरी बात, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात, ऑप्शन को जरा ध्यान से सुनते हैं और जानते हैं। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। मान लो कि एक एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साल के कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी जो होता है वो एक 6 मंथ के लिए होता है, बाकी 6 मंथ पीरियड यू हैव टू वेट फॉर द क्रॉप्स टू राइपन, ठीक है। धान पकता भी है ना, उसके लिए टाइम भी चाहिए 6 महीने का। तो बात मेरा सुनना, बात यह है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि मानो तुम जैकेट बनाते हो या फिर रेन कोट्स बनाते हो, तो रेन कोट तो एक ही सीजन के लिए ना, बाकी सीजन तुम बैठे रहोगे। बात समझ में आ रहा है? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब दोज हु वर्क फॉर ओनली 1 सीजन और उसके बाद बाकी सीजन वो बैठा रहता है, एंड ही वेट्स फॉर द नेक्स्ट सीजन टू कम। इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है कि जहां पे मान लो कि जॉब में रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 था, जॉब में रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 था, मतलब मानो कि सिर्फ 2 लोगों, अगर 2 लोग होता तो काम हो जाता, लेकिन वहां पे मैंने 7 लोगों को काम पे रख लिया।
तो बताओ कुछ प्रोडक्टिविटी होगा, कुछ काम बाम होगा? नहीं होगा। 2 लोगों के काम के ऊपर अगर मैं 7 लोग रख दूं तो वो तो वही हुआ ना, मतलब कोई फायदा नहीं है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम तो कर रहा है लेकिन वहां पे प्रोडक्टिविटी एकदम जीरो है। ठीक है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मानो अभी का फिलहाल सिचुएशन देखो, एक टाइम ऐसा था जब वैकेंसी के लिए कंप्यूटर जानना जरूरी नहीं था, अब जरूरी है। तो जिन लोग के पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, क्या वो अभी अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर ना जानने के लिए भी घर पे बैठे हुए हैं। मतलब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर, दे आर अनएम्प्लॉयड। सेम चीज कुछ दिन बाद एआई के लिए भी होगा, होगा, चेंजेस विल कम। फिर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि मानो यूर एडुकेटेड, यूर एमए, यूर पीएचडी, बट तुम्हारे तुम्हारे क्वालिफिकेशन को मैच करके, ठीक है, वो जॉब तुम्हें नहीं मिल रहा, तो तुम क्या बोलोगे? यूर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो आजकल सब है। चल कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज, मैंने लास्ट वीडियो में ये पढ़ाया था कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मनी का जो सप्लाई है वो हाई होता है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है। मैंने समझाया था, लास्ट वीडियो देख सकते हो आप लोग। ठीक है। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए, यू कैन से इट इज a tool, is a measurement tool by which inflation is measured। ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट इन्फ्लेशन के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, तो डू चेक इट, डू वेट एंड मिल जाएगा, डोंट वरी। देखो यार, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कारण क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, ध्यान को सुनना मेरी बात। इन्फ्लेशन का कारण 2 हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था कि मानो कि डिमांड जो है, डिमांड किसी भी चीज का डिमांड जो है वो बहुत ही हाई हो गया है। किसी भी चीज का, मान लो ऑनियन का या फिर राइस का या फिर तेल का डिमांड बहुत हाई हो गया लेकिन सप्लाई बहुत कम है। इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू मतलब उस चीज का दाम जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसको बोलता है इन्फ्लेशन। ठीक है। तो डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, इसका मतलब जहां पे सप्लाई, सुनो बात सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। जब भी मैं बोलूंगा डिमांड पुल, डिमांड पुल का मतलब होता है किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाना। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश का मतलब क्या होता है कि जहां पे सप्लाई बहुत कम हो और तुम्हें अपने कॉस्ट को बढ़ाना पड़े, धक्का 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 दे रहे हो, तुम्हें अपना कॉस्ट पुश को धक्का देना पड़ रहा है, सो दैट यू हैव टू सस्टेन। तो यही 2 रीजन है जिसकी वजह से बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉज होता है। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो, सबसे पहले किसने किया था? वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी का कोई प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से उन्होंने इसको एस्टिमेट नहीं किया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ऑफ कोर्स ही इज द फर्स्ट वन to estimate the national income in India, but VKRV Rao is the first, okay, मतलब फर्स्ट नहीं बोलूंगा, सॉरी, VKRV राव का जो एस्टिमेट था उसको ज्यादा रिलायबल बोला गया। क्या बोला गया? इसको ज्यादा रिलायबल मतलब ज्यादा सही माना गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1931-32 में, सॉरी, हाँ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1931-32 में ये अपना नेशनल इनकम को जो एस्टिमेट है वो निकाला। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा पहला जिसने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम। लेकिन सबसे रिलायबल किसको माना गया? VKRV राव का जो एस्टिमेट है उसको। बात क्लियर हुआ?
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो एग्रीकल्चर होगा। नहीं 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 नहीं, एग्रीकल्चर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम का मेन सोर्स, सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, नौकरी तुम्हें कहाँ मिलता है? सर्विस सेक्टर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सर्विस सेक्टर में। याद रखना, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम मतलब हमारे देश का सबसे ज्यादा इनकम का मेन सोर्स कहाँ से आता है? हमारे देश का सबसे ज्यादा इनकम का मेन सोर्स कहाँ से आता है? सर्विस सेक्टर से। बात क्लियर हुआ? नोट बनाया? नोट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट बनाओ अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। याद रखना, पर कैपिटा इनकम। क्या? पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय द पर कैपिटा इनकम। मतलब एक जगह में, मतलब अब तुम लोग से मतलब सर पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम। ओके, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम पर पर्सन की, पर पर्सन इन ए गिवन एरिया। अब इन ए गिवन एरिया वो आसाम हो सकता है, इंडिया हो सकता है, कुकराझार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन ए स्पेसिफाइड ईयर। मैं सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि एक जगह में, एक जगह में एक साल का कितना औसत कितना इनकम है लोगों का, वो डिसाइड करता है कि एक कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। यही चीज तुम देख सकते हो कि एक सोसाइटी में एक एक एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, जिसका सबसे ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा हो। देखना, एक सोसाइटी में एक एरिया होता है जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा इनकम वाले लोग होते हैं, और वो वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी सबसे स्टैंडर्ड होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो मैंने इसका आंसर क्या है, कंफ्यूज मत हो गाइस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुनो, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या डिसाइड करता है? ये बोल रहा है, देखो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब है टोटल। इसका मतलब क्या है? टोटल। डोमेस्टिक माने इन द एरिया, इन द एरिया, और प्रोडक्ट माने गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक एरिया में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, ओके, उसको बोलते हैं जीडीपी। उसका टोटल फॉर्म को क्या बोलते हैं? जीडीपी। A systematic record of all economic transaction completed between resident of a country and the rest of the world in a year is known as। इसका मतलब देखो, एक ऐसा रिकॉर्ड, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब पैसा का आदान प्रदान या फिर गुड्स का आदान प्रदान, आदान प्रदान, लेना देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो इसका डेफिनेशन ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। किस किस के बीच में? एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बीच में। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट। इन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट। एक इकोनॉमी, एक बाजार में, एक बाजार में एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक माने गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। ठीक है, ये किसके बेसिस के ऊपर होता है? ये होता है कि कंपनी का ओनर कौन है। एग्जांपल दो, मानो एक एरिया में एक हॉस्पिटल है, XYZ हॉस्पिटल, तो उस XYZ हॉस्पिटल का ओनर कोई एक होगा, प्राइवेट ओनर होगा वो, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और किसी भी मानो उसी जगह में साइड में एक सिविल हॉस्पिटल है। क्या? सिविल हॉस्पिटल, उसका ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, तो वो पब्लिक सेक्टर में होगा। मतलब एक कंपनी का ओनर कौन है वो डिसाइड करता है कि कोई भी चीज पब्लिक है या प्राइवेट है। बात क्लियर हो रहा है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विथ, कपल मतलब कोई और मत सोच लेना तुम लोग, बदमाश इंसान। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या आता है?
इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ना चाहते हुए भी एक चीज जरूर आता है, वह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है लोगों के पास पैसा आना, सैलरी बढ़ना। ठीक है, अब देखो सैलरी अगर बढ़ेगा तो लोगों का जो स्पेंडिंग है, खर्चा खर्चा वो भी बढ़ेगा। हाँ, खर्चा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तो डिमांड भी बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई अगर उतना ना हो पाया तो क्या होगा? तो इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डू यू नो दैट? इन्फ्लेशन का मतलब एकदम बेसिक सिंपल होता है। क्या? देखो, हाँ, इन्फ्लेशन का मतलब एकदम सिंपल सा ये समझ लो कि जब डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई ज्यादा ना हो, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब पैसे का अपना वैल्यू बढ़ जाना। जैसे देखो एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, तो आज से 10 15 साल 20 साल पहले 1000 रुपए का बहुत वैल्यू था। आज देखो 1000 रुपए का वैल्यू ही नहीं है। मतलब लोगों के पास पैसा तो आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या आया? इन्फ्लेशन आया। ये आएगा भी आज से 10 साल बाद। आज तो 1000 रुपए का वैल्यू है भी नहीं, विदिन 2 घंटे खत्म हो जाता है। आज से 10 साल बाद वो 1000 रुपए 10 रुपए जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हु कॉइन द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? यह है राजकृष्णा। राजकृष्णा ने ठीक मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 1978 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1978 में उन्होंने ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म कॉइन किया था। देखो ये लिखा हुआ है मैंने। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1980। देखो 1950 से लेकर 1980 के दौर में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो रेट पे चला था, एवरेज 4% पे था, एवरेज 4% पे। ठीक है, तब ये जो राजकृष्णा है, इंडियन इकोनॉमिस्ट राजकृष्णा, उन्होंने 1978 में हिंदू रेट ऑफ ये जो इतना लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इतना जो लो रेट में इकोनॉमी को जा रहा है, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन इंडिया प्लांट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, प्लान इकोनॉमी माने, देखो पहली बात, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है बाजार, सिस्टम, बाजार का जो सिस्टम है। और ये जो सिस्टम, ये जो प्लान्ड सिस्टम है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम क्या बोलता है? सोशलिस्ट सिस्टम ये बोलता है कि आप चाहे किसी भी कोई भी कंपनी खोलो, मतलब ये बोलता है कि प्रॉफिट पहले नहीं, पहले प्रॉफिट नहीं, पहले क्या? पहले वेलफेयर, मतलब सब लोगों को मिले। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सबको मिले, सबका भला हो। ठीक है, क्या रिच, क्या पोर, क्या मिडिल क्लास, क्या अपर क्लास, सबका भला हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन इंडिया द स्टेट नोन फॉर इज सैंडलवुड, बोलो बोलो बोलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सैंडलवुड, ये है कर्नाटका। ये क्या है? ये है कर्नाटका। ठीक है, द स्टेट नोन फॉर इज सैंडलवुड इज कर्नाटका। क्लियर हुआ? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ए ट्रांसफर पेमेंट इज ए पेमेंट दैट इज, सुनो मेरी बात, जब भी तुम इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर पेमेंट का बात सुनोगे, आंख बंद करके ऐसे ऑप्शन को चूज करना जहां पे मतलब ये देखो, पहली बात, ट्रांसफर पेमेंट इज ए पेमेंट जिसके लिए तुम्हें कोई काम करना ना पड़े। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसफर पेमेंट एक ऐसा पेमेंट जिसको पे करने, जब कोई पेमेंट होता है उसके लिए तुम इन रिटर्न कोई काम नहीं करते हो। इस ऑप्शन में देखो, मेड टू द पीपल हु आर नीडी, जिसको पैसा चाहिए उसको ज्यादा पैसा दे दिया। एक कोई इंपॉर्टेंट चाहिए, ले लो, इन रिटर्न में उससे कुछ नहीं मांगेगा। तो ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? गिफ्ट, डोनेशंस, ये सब। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। पेपर करेंसी स्टार्टेड इन इंडिया, ये 1861 के आसपास, हाँ 1861 के आसपास, 1861, यस, पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। बात क्लियर हुआ? लिख लो नोट डाउन करके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी बाजार मिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी माने मिक्स्ड बाजार,
वहां पे प्राइवेट भी है, वहां पे पब्लिक भी है। बात क्लियर हो रहा है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द टर्म स्टैगफ्लेशन, द टर्म स्टैगफ्लेशन, देखो पहले ये टर्म समझना पड़ेगा, स्टैगफ्लेशन होता है क्या। देखो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन होता है, मतलब पैसा का वैल्यू बढ़ता है। जैसे जैसे देखो एक टाइम पे 10 रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा था, अब देखो वैल्यू ही नहीं है, मतलब वैल्यू बहुत बढ़ रहा है। अब 1000 रुपए का भी वैल्यू नहीं है, 2000, 3000, 4000, 40,000 से कुछ नहीं चलता आजकल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहता है, और देखो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन हाई होता है, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है, तब स्टैगफ्लेशन होता है। ठीक है, तो ग्रोथ इज नो रिलेशन विद द चेंज इन प्राइस, नो, रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर देन द रेट ऑफ प्राइस, rate of growth and price both are decreasing. Rate of growth is slower than the rate of price increases. Yes, ये वाला आंसर होगा। Rate of growth is slower than the rate of price increases. ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलो बात करें, मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ, देखो पहली बात, द मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, एक मिनिस्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, उन्होंने मिड डे मील स्कीम पहली बार लॉन्च किया था। पहली बार नहीं, सॉरी, अब पहली बार किसे लॉन्च किया था ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये NCERT के बुक में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, 1956 में, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे थे, तो तमिलनाडु का जो CM था उस टाइम का, जो CM था समथिंग के कामराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के कामराज, ओके, के कामराज ने पहली बार के लिए ये जो मिड डे मील स्कीम का सिस्टम है ये लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ खाना भी दिया जाएगा, सो द स्टूडेंट्स कैन कम टू द स्कूल। बात समझ में आ रहा है? 1956 में हुआ था, फिर धीरे 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 बाकी जगहों में इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पांसिबल फॉर कैलकुलेटिंग GDP इन इंडिया। देखो जीडीपी का, जीडीपी कैलकुलेट कौन सा मिनिस्ट्री करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला जीडीपी है ना, ये जीडीपी को पता, जीडीपी को काउंट करता है, ये क्या नाम है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट का। Who said supply creates on demand? इसका आंसर है JB से। ठीक है, इसका ठीक नाम कुछ ऐसा है, जीन ये कुछ बैप्टिस्ट, BAPTISTE, जीन बैप्टिस्ट, ये उन्होंने कुछ सेल्स लॉस ऑफ मार्केट दिया था, जो मेरा सारा डिग्री खत्म कर दिया था। मतलब अभी भी याद आता है वो डिग्री के क्लासेस जब सेल्स लॉज वगैरह वगैरह पढ़ते थे। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि सप्लाई के साथ साथ डिमांड अपने आप क्रिएट होता रह जाता है। ये कैसे है मैं समझाऊँ तो, अगर देखो अगर लोगों के पास मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा है, तो उन्होंने ये कहा था कि सप्लाई अगर है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डेराइव फ्रॉम रशिया। ठीक है, चलो देखो, हाँ, व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स द स्पेंडिंग ऑफ ए पर्सन, एक इंसान को खर्चा करने में रोकता कौन है, परचेसिंग पावर। उसके पास पैसा हो तो वो खर्चा जरूर करेगा। ठीक है, परचेसिंग पावर। व्हाट रिस्ट्रिक्ट द स्पेंडिंग ऑफ ए पर्सन इन अ मार्केट, परचेसिंग, उसके पास अगर पावर नहीं है परचेस करने का, वो वो नहीं खरीदेगा। बात समझ में आ रहा है? नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which controls the exchange value of currencies of different countries। अब देखो क्या है कि बहुत सारे देश है ना, अलग अलग अपने दूसरे फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है ना। अब मानो इंडिया अगर बांग्लादेश के साथ ट्रेड करेगा, ठीक है, तो इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी, बांग्लादेश का करेंसी क्या है, टाका, राइट। अब दोनों के बीच में जब वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड होगा, तो उसका एक्सचेंज वैल्यू कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि नेम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
which controls the exchange value of currencies between different countries, है ना, it is none other than IMF, International Monetary Fund. Clear? ओके, एक चीज याद रखना, ये जो IMF है ना, ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है. कहाँ है? वाशिंगटन डीसी. क्लियर? ओके, बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर. देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये देखो, ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था. ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा. जेनीवा कहाँ है? जेनीवा का स्पेलिंग नहीं पता है तो लिख लो, GENEVA, है ना, ए है ये. अरे यार, ठीक है, हाँ जेनीवा. ठीक है, कहाँ है ये जेनीवा? जेनीवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है, लिख लेना. ठीक है, पता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता है तो लिख लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज है. देखो प्लानिंग कमीशन तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी नीति आयोग है. उसके बारे में हम लोग इसी इकोनॉमिक सीरीज के लेटेस्ट और दूसरे जो और लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे. तो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, मतलब इंडिपेंडेंस मिला हमें, तो देखो हम बहुत कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उस टाइम पे. उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया. जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्चुअली प्लानिंग कमीशन बनाया. ठीक है, और बनाने के बाद उन्होंने कुछ गोल्स रखा कि कैसे, एक देखो कोई भी चीज करने से पहले प्लानिंग जरूरी है ना. आज जैसे कि तुम आज किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग पे एक स्ट्रेटेजी होगा कि चलो सुबह ये पढ़ना है, ये खत्म करना है, वो पढ़ना है ना. तो सिमिलरली एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया भारत के लिए, जो भारत के जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करेगा. प्लानिंग विद स्ट्रेटेजी, है ना. तो प्लानिंग कमीशन क्या है? तो देखो एक डिपार्टमेंट है. क्या है? एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, चलो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज कलेक्टेड एंड रिसीव बाय. देखो एग्रीकल्चर से जो भी इनकम टैक्स आता है ना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय नन अदर देन योर स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, राज्य सरकारें टैक्स लेती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. देखो एक बात याद रखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, सुनना मेरी बात, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था. स्टार्टेड, एक सेकेंड, ये स्टार्टेड होगा. ठीक है, स्टार्टेड ओके 1952 में. क्यों? ये कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? हम भारत में जब एक डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे तब एक एक को इंडिविजुअली देख नहीं सकते, है ना. तो जब लोगों का डेवलपमेंट के ऊपर काम है तो कम्युनिटी वाइज, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया. चलो देखते हैं नेक्स्ट. सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस आर लुक्ड आफ्टर बाय. अब देखो सेंटर में अलग गवर्नमेंट्स होते हैं, है ना, स्टेट में गवर्नमेंट्स होते हैं. तो ये दोनों गवर्नमेंट्स, मतलब ये दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में जो जितना पैसा का लेन देन होता है, तो फाइनेंशियल रिलेशंस कौन देखता है? फाइनेंस कमीशन देखता है. आर लुक्ड आफ्टर बाय फाइनेंस कमीशन. अच्छा बताओ, फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 22 नवंबर 1951. बार बार बोलो, लिख लेना, अगर नहीं पता है तो लिख लेना. 22 नवंबर, है ना, 22 नवंबर इन द ईयर 1951. इन द ईयर 1951. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट. सेबी, SBI मत समझ लेना. सेबी, SEBI इज एक्रोनिम ऑफ, इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ. एक्रोनिम अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म. किसका शॉर्ट फॉर्म है ये? यह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये जो स्टॉक का तुम बात करते हो ना, ये इस ऑफिस में सब कुछ वो ऑथराइज, मतलब सब देखा देखी होता है. ठीक है, चलो, जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है, कहते हैं ना, वो वाला. क्लियर? लिख लिया? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. क्या बोला मैंने? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम.
कब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट 1990 को लाया गया था। कब लाया गया था? 1990 को। क्लियर? ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट का, नाबार्ड, NABARD। अब बताओ नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले क्या है? देखो, नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत इजी है, नेशनल बैंक। देखो सुनना ध्यान से, NA फॉर नेशनल, NA फॉर नेशनल, हुआ नेशनल। अब जो B है, B फॉर बैंक, है ना? बैंक फॉर एग्रीकल्चर, A फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज। देख लेना यार थोड़ा सा, एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज, रूरल एक्टिव, सॉरी माय मिस्टेक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, जिससे हमें इस नाबार्ड के फुल फॉर्म से पता चल जा रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है? पता चल रहा है कि नाबार्ड रूरल, गांव के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है ना? चलो बहुत बढ़िया, कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट का, कि इफ द विड्रॉल ऑफ ए वर्कर फ्रॉम ए एम्प्लॉयमेंट डज नॉट क्रिएट एनी आउटपुट लॉस, दिस सिचुएशन इज नोन एज। मुझे पता समझ में नहीं आया, मुझे समझाना पड़ेगा, तो एकदम ध्यान से सुनना। मानो मेरा एक ऑफिस है, मेरे ऑफिस में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने लोग? 5 एम्प्लॉय, ठीक है? उन 5 लोगों का काम है मैंगो जूस बनाना। मानो मैं फ्रूटी का मतलब मैं कंपनी चला रहा हूं और वहां पे लोग फ्रूटी मतलब जूस बना रहे, ठीक है? अब मानो उस 5 में से मैंने एक को निकाल दिया, तो फिर भी जितना प्रोडक्शन हो रहा था मैंगो जूस का, वो अब भी हो रहा है, एक निकालने के बाद भी। तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जब किसी भी एक वर्कर को विड्रॉ मतलब निकाल दिया जाता है अपने काम से, लेकिन फिर भी डज नॉट क्रिएट एनी आउटपुट लॉस, है ना? कोई मतलब प्रोडक्शन में, कोई आउटपुट में कोई लॉस ही नहीं है, जैसा है वैसा ही है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? देखो, मुझे पता तुमको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर समझाता हूँ। मानो मेरे ऑफिस में सिर्फ 4 लोगों की जरूरत था, या फिर मानो कि मेरा एक बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है? अब स्कूल में सिर्फ 10 टीचर्स की जरूरत था, मैंने 12 टीचर्स ऐड ऑन कर लिया, ठीक है? तो अगर 12 टीचर्स ऐड हुआ, इसका मतलब 10 टीचर मुझे चाहिए था, 2 मैंने एक्सेस ले लिया, है ना? तो कुछ फायदा हुआ मेरे को? नहीं। तो अगर मैं 2 को निकाल दूं, तो एट द एंड मेरे प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज होगा नहीं। 10 का जरूरत है, 10 है मेरे पास। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज एक सेकेंड, चलो ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन हैज लेड टू ए मार्क्ड इंक्रीज इन, ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, ठीक है? तो उस टाइम पे एक महान इंसान, दैट इज MS स्वामीनाथन, मेरे वॉइस को ध्यान से सुनना और लिखना होगा नोट कॉपी में, MS स्वामीनाथन। क्या मैंने बोला? MS स्वामीनाथन ने 1960s के टाइम पे, जब हमारा बहुत सारे हम लोग वार से जूझ रहे थे, उससे पहले ही मतलब उस टाइम के दौरान 1960s में, ठीक है, जो MS स्वामीनाथन है, उनको बोला जाता है द फादर बिहाइंड द ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका मेन मोटिव क्या था कि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हाई लेवल पे लेके जाना। कैसे? HYV सीड्स होते हैं, HIV नहीं बेटा, HYV हाई यील्डिंग समथिंग सीड होता है, ठीक है? तो वो सीड यूज करना, फर्टिलाइजर्स यूज करना, है ना? तो देखो, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हैज लेड द मार्केट इंक्रीज इन, ये तुम्हारा होगा प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट। लोग के पास खाना नहीं था ना, अब खाना जो है व्हीट है, राइस है, तो उनका जो प्रोडक्शन उसका हाई करने के लिए क्या किया गया? ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। बात समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट,
द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स 1966-69 इज यूजुअली रिगार्डेड एज, देखो मेरा बात सुना ध्यान से, मैंने अभी तो देर पहले तुमको बोला था 1960s के टाइम पे कुछ हम लोग कुछ वार से जा रहे थे, है ना, इंडिया पाकिस्तान वार, इंडिया चाइना वार। तो इतने वार के बाद ना हमारा जो, याद करो मैंने बोला था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ जो 5 साल का प्लान करता है, क्योंकि 5 इयर्स के गवर्नमेंट भी होता है ना, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो 5 साल के नाम के लिए आता है, राइट। तो 5 इयर्स का एक प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का जो प्लान होता है वो फेल होता है, ठीक है, जिसके वजह से 1966 से लेकर 1969 तक एक एक साल के लिए प्लान्स आता है। बात समझ में नहीं आया? 1947 के बाद जब हम लोग, हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1950s के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद, भारत 5 साल का प्लान बनाता था कि 5 साल में ये करना है, वो करना है, ये करना है। 1960s के टाइम पे जब हमारा भारत वार में बहुत ज़्यादा लॉसेस देखा, तो हमारा जो प्लान था 5 साल का वो फेल हो गया, है ना। तुमने स्ट्रेटेजी बनाया लेकिन तुम्हारा एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ, ऐसा हाल हुआ हमारे साथ। तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने मैक्रो नहीं, हम लोगों ने माइक्रो प्लानिंग किया। तो 1966 से लेकर 69 तक एक एनुअल प्लान आया, मतलब एक साल का, इसलिए एनुअल प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूजली कट एज प्लान हॉलीडे, सॉरी प्लान हॉलीडे, यस प्लान हॉलीडे बोला जाता है। द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज प्लान हॉलीडे, क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स आर, देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया जाता है, क्योंकि माटी सब कुछ है, हम लोग रहते हैं, हम प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ करते हैं, है ना। तो देखो लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत बहुत सारे क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वो मतलब वो देता है ना। रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वो मदद करता है। तो रूरल लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो भी इंक्रीज करता है लैंड रिफॉर्म से। क्यों? क्यों? क्योंकि लैंड में क्या होता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रूरल डेवलपमेंट बहुत ही लिंक होता है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, यस डेफिनेटली। इंक्रीज इन प्रोडक्शंस, डेफिनेटली इंक्रीज इन प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर थिंग्स, ओके। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। क्लियर? ओके चलो, क्लियर है ना। लैंड रिफॉर्म्स मतलब माटी का ना आदान प्रदान में कुछ नियम्स कानून जो करना, है ना। फिर लैंड रिफॉर्म्स बोले तो एग्रीकल्चर का कितना टैक्स चाहिए, कितना टैक्स नहीं चाहिए एग्रीकल्चर में, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट। ग्रीन रिवोल्यूशन ऑकर्ड फर्स्ट टाइम पंजाब हरियाणा। याद रखना पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था। इधर पहले मैंने समझाया था कि MS स्वामीनाथन जी ने ये किया था 1960s के टाइम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ए मिक्स्ड इकोनॉमी इस बात, देखो इकोनॉमी का मतलब बाजार समझ लो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये जो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन करते हैं। जो एक एरिया में, सुनना मेरी बात, एक मान लो अब तुमको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, डोंट वरी। ये जो इकोनॉमी है ना, इसका मतलब क्या है, एक एरिया में, एक एरिया के अंदर, है ना, तो जो ये जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन हो रहा है उसको तुम इकोनॉमी बोलेगा। क्लियर? तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक, मतलब सेंटर और गवर्नमेंट, सॉरी, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता हो। कहा है दैट इज नन अदर देन योर ये वाला, व्हेन प्राइवेट एंड पब्लिक इकोनॉमिक यूनिट्स ऑपरेट साइड बाय साइड। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, जो एक साथ काम करता हो, एक साथ काम करता हो, एक ही एरिया में एग्जिस्ट करता हो। जैसे देखना, तुम्हारे एरिया में तुम्हें एक सिविल हॉस्पिटल मिलेगा, गवर्नमेंट वाला, प्राइवेट वाला भी मिलेगा, जहां मन मर्जी से चले जाओ। बात क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। द पर्पस ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज व्हाट? देखो सुना मेरी बात, टू कल्टिवेट सेल्फ रूरल पीपल्स। डेफिनेटली कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट जरूरी था, है ना। उससे लोगों के ऊपर
इनिशिएटिव लेने के साथ, मतलब मेन बात है टू क्रिएट साइंटिफिक आउटलुक अमंग द रूरल पीपल, यस डेफिनेटली, टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यस, तो ऑल ऑफ दिस अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्लियर, नेक्स्ट। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर इट इज 1950। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The real introduction of decentralized planning in India was made for the first time during 8th plan। याद रखना 8th plan में decentralized planning के रूल इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The green revolution in India, in agriculture has made the Indian farmers dependent on, मैंने तो इधर पहले ही बोला था, it is none other than fertilizers and pesticides, है ना। Next. Which 5-year plan was suspended on 1 year before its time schedule? It is 5th plan, क्योंकि उस टाइम पे ना 1977-78 के आसपास में मोरारजी देसाई जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, जो प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया और एक रोलिंग प्लान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोलिंग प्लान इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग 5-year प्लानिंग, उन्होंने रोलिंग प्लान चालू कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कभी बात करूंगा, एकदम धीरे से अच्छे से बात करूंगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि कौन सा 5-year प्लान 1 साल पहले ही सस्पेंड कर दिया गया, तो वह है 5th प्लान। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन, याद रखना, इट्स मेहालोनोबिस स्ट्रेटेजी। क्या कहता है ये मेहालोनोबिस स्ट्रेटेजी? इसके बाद ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ी इकोनॉमिक्स में PhD करना है, राइट। हमें इतना याद रखना है कि फर्स्ट 5-year प्लान टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर, इसीलिए एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। फिर जब सेकेंड 5-year प्लान आया तो तब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Who maintains foreign exchange reserve in our country? None other than our Reserve Bank of India. The father of all the banks, commercial banks, right? Reserve Bank of India. Clear? Next. Who finally approves the draft 5-year plan? Who finally approves the draft of 5-year plan? कौन करता है ये अप्रूव? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलो क्लियर, नेक्स्ट। Which of the following states grow sugarcane as a major crop? सुगरकेन के लिए बहुत ज़्यादा पानी वगैरह चाहिए, यूपी में मिलेगा, क्योंकि यूपी इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया में आता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन का मतलब क्या होता है? अरे बेटा, नदी के किनारे, मतलब जो हमारा गंगा नदी जाता है उस साइड से उसके आसपास के जितने भी एरिया है उसको बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, है ना। क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश में है 24। क्लियर, नेक्स्ट। एपेक्स बैंक फॉर सप्लाइंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट, थोड़ी देर पहले बोला था, नाबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट। Whose name is associated with the formulation of planning strategy in the second 5-year plan? बस थोड़ी टाइम पहले मैंने मेहलोनोबिस का जिक्र किया था, तो ये होगा प्रशांत चंद्र मेहलानोबिस। क्लियर, नेक्स्ट। द इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, 1950 में। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली नोन एज, देखो पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, ठीक है, वो था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? वो था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, नेक्स्ट। देखो याद है, कुछ चीजें याद रखना, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। जो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो 27 जनवरी 1921, 27 जनवरी, मतलब मैंने ऐसे याद रखा था कि 26 जनवरी एक दिन बाद, 27 जनवरी 1921 को इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। 1955 आते आते इस बैंक को नेशनलाइज किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
नेशनलाइज माने गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके वहां पे लाया गया, है ना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। नेक्स्ट, the heavy and the basic industrialization is associated with India's second 5 year plan। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, है ना। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप? इट्स नॉट अदर देन 1965। प्लीज अगर आपको इस वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी लगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियोस अभी कंटिन्यूस आएंगे, तो प्लीज़ देखते रहो। नहीं समझ में आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एनी प्रॉब्लम्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।